Good morning, dear students. Till now we have studied about the treatment of water, and then after that, treatment of sewage, and after that we study that after the treatment how the sewage is being disposed, right? So till now we have studied till it, but did you think that what about the solid sewage which is being generated in our houses? मतलब लिक्विड सीवेज के बारे में तो हमने बात कर ली कि उसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, देन उसका डिस्पोजिशन कैसे करते हैं, बट व्हाट अबाउट द सॉलिड सीवेज विच इज बीइंग जनरेटेड? सॉलिड सीवेज मतलब जैसे कि जो आपने देखा होगा कि जो आपकी हाउस होल्ड एक्टिविटी, जैसे जो किचन का वेस्ट होता है डिफरेंट, या कोई भी आपके घर में जो वेस्ट जनरेट होता है जो सॉलिड होता है नेचर में, उसको जनरली कैसे डिस्पोज किया जाता है। तो इन दिस लेक्चर वी विल स्टडी अबाउट द डिस्पोजल ऑफ म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट, राइट। तो म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट सबसे पहले देखते हैं किसे कहते हैं। सो द टर्म सॉलिड वेस्ट इंक्लूड ऑल दी सॉलिड्स एंड सेमी सॉलिड मटेरियल्स दैट आर बीइंग डिस्कार्डेड बाय अ कम्युनिटी. The solids waste generated through domestic and commercial activities classified as municipal solid waste and is called refuse, right? And that the solid waste generated by industries is known as industrial solid waste. So what happens कि जो भी हमारे घर की डिफरेंट जो हमारी एक्टिविटीज होती हैं, जैसे कि किचन में आप लोग सपोज किचन में जो खाना बनता है तो वेरियस जो हमारी वेजिटेबल पीलिंग्स होती हैं, राइट, तो वो भी तो एक आपका एक तरीके से वेस्ट है। अब उसको आप कंज्यूम तो करते नहीं है, तो वेयर डज दैट वेस्ट गो? तो बेसिकली उस टाइप के वेस्ट को हम कहते हैं म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट, राइट। और अगर म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट तब कहते हैं जब वो आपकी डोमेस्टिक या कमर्शियल एक्टिविटी से जनरेट हो रहा है। इफ अगर सॉलिड वेस्ट इंडस्ट्री से जनरेट हो रहा है तो दैट विल बी कॉल्ड एज इंडस्ट्रियल सॉलिड वेस्ट। जस्ट सेम जैसे कि हमने सीवेज में पढ़ा कि जो लिक्विड सीवेज घरों से जनरेट होता है दैट इज कॉल्ड एज डोमेस्टिक सीवेज, और जो लिक्विड सीवेज इंडस्ट्रीज से जनरेट होता है दैट इज बीइंग कॉल्ड एज इंडस्ट्रियल सीवेज। तो यहाँ पे भी सॉलिड वेस्ट में भी सेम कहानी है कि जो भी सॉलिड वेस्ट हमारी डिफरेंट हाउस होल्ड एक्टिविटीज से जनरेट होता है दैट इज म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट। इसको दूसरा नाम इसका रिफ्यूज भी होता है, एंड इफ इट इज जनरेटेड बाय द इंडस्ट्रीज देन इट इज कॉल्ड एज इंडस्ट्रियल सॉलिड वेस्ट, राइट। So today in today's lecture we will study that how do we dispose this municipal solid waste, क्योंकि इसको भी आप कहीं पे ले जाके तो डिस्पोज करते हैं, राइट। आपने देखा होगा कि सबके इंडिविजुअल घरों में एक बड़ी जो गाड़ी आती है, बेसिकली नगर निगम के व्हीकल जो आता है दैट कैरीज ऑल दिस सॉलिड वेस्ट, और उसके बाद वो जनरली कहाँ जाता है, तो उसके आज हम मेथड्स पढ़ेंगे कि हाउ इट इज बीइंग डिस्पोज्ड, राइट। So generally the main 5 methods which are followed to dispose the municipal solid waste are sanitary landfilling. This is the most common method which is being followed particularly in India. Then is the shredding and pulverization. Then is the composting, that includes vermicomposting. Then is the incineration, and then is last one is the barging it into the sea. So we will now discuss these methods one by one in detail. So the first one is disposal of refuse or municipal solid waste by sanitary landfilling or controlled tripping method. So as the name itself is suggesting, sanitary landfilling, मतलब इसमें हम क्या करते हैं, जो भी हमारा रिफ्यूज होता है या फिर म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट, उसको हम पूरा कलेक्ट करके पहले एक पर्टिकुलर कम्युनिटी से, देन वी डंप इट इनटू अ लो लाइंग एरिया, मतलब जिस एरिया की लेस हाइट होगी वहां पे हम उसको डंप कर देते हैं इन अ वेरी प्रॉपर मैनर, राइट, इंश्योरिंग फुल सेफ्टी, राइट। तो अब जब हम उसे डंप करते हैं तो हम सीधे उसे डंप नहीं कर देते, इट इज बीइंग डंप्ड एंड कॉम्पैक्टेड इन लेयर्स ऑफ अबाउट 0.5 मीटर थिकनेस, राइट। तो जब हम उसे डंप करते हैं तो पहले 0.5 मीटर की थिकनेस तक भरते हैं और फिर उसको प्रॉपरली कॉम्पैक्ट भी किया जाता है, राइट। एंड आफ्टर द डेज वर्क व्हेन द डेप्थ ऑफ फिलिंग becomes about 1.5 meter, it is covered by good earth of about 15 centimeter thickness. इसका मतलब है जब डंप करते करते उसकी जो हाइट है वो 1.5 मीटर तक पहुंच जाती है, देन इट इज कवर्ड विद द अर्थ, एंड जिस कवरिंग की जो थिकनेस होती है वो अबाउट होती है 15 सेंटीमीटर थिकनेस। तो इस कवरिंग की वजह से क्या होता है कि जब उस वेस्ट का डिकम्पोजिशन होगा तो जो भी हार्मफुल गैसेस रिलीज होंगी वो एटमॉस्फेयर में ना रिलीज हो, बेसिकली थोड़ा बहुत तो हो जाती है, लेकिन फिर भी वो उसको क्या करके रखता है, प्रिवेंट करके रखता है उनके गैसेस के या कोई भी हार्मफुल मैटर के इवोल्यूशन को, राइट। तो इस तरीके से क्या होता है कि क्योंकि रिफ्यूज को हमने पहले वेल कॉम्पैक्ट भी कर दिया बुलडोजर या ट्रक्स या रोलर से, फिर उसको वेल कवर कर दिया विद गुड हर्ट, तो वो क्या करता है, डज नॉट कॉज एनी पब्लिक न्यूसेंस लाइक स्कैटरिंग ऑफ विंड ब्लोन लेटर एंड इवोल्यूशन ऑफ अनप्लीजेंट ओडर एंड फाउल स्मेल। मतलब जैसे अगर सपोज बहुत तेज विंड आ रही है तो उसकी वजह से वो विंड ब्लो नहीं हो जाएगा क्योंकि हमने उसको कवर कर दिया है, एंड जो अनप्लीजेंट ओडर या फाउल स्मेल का इवोल्यूशन है वो एक तरीके से इस कवर की वजह से क्या हो जाता है, रुक जाता है।
सो बेसिकली इसमें जो फिलिंग होती है रिफ्यूज की वो कैसे करते हैं, इट इज डन बाय डिवाइडिंग द इंटायर लैंडफिल एरिया इनटू स्मॉलर पोर्शन कॉल्ड सेल्स. These cells are initially filled with daily compacted refuse of about 1.5 meter depth. After filling the cells with first lift, the second lift is laid in about 1.5 meter height and covered with good अर्थ कवर ऑफ अबाउट 0.5 मीटर डेप्थ कॉल्ड द इंटरमीडिएट कवर, राइट. तो बेसिकली क्या होता है कि इस वाले मेथड में जब हम फिलिंग करते हैं लैंड में, तो पहले लैंड को छोटे छोटे एरियाज में डिवाइड कर देते हैं जिसे सेल कहते हैं. जैसे कि आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं, डिफरेंट सेल्स में हम इसको डिवाइड कर देते हैं. तो ये जो फिलिंग होती है सेल बाय सेल होती है. मतलब सपोज जब पहले दिन जो रिफ्यूज आया, इसको हम इस सेल में पूरी तरीके से भर के इस पे क्या कर देंगे, इस पे कवर लगा देंगे, राइट, 15 सेंटीमीटर थिकनेस का. फिर उसके बाद क्या होगा, हम दूसरा सेल भरते हैं, फिर उसके ऊपर कवर लगा देते हैं. इसी तरह हम तीसरा सेल भरते हैं, फिर उसके ऊपर इस तरीके से कवर लगा देते हैं. तो मतलब ये जो फिलिंग होती है दैट इज बीइंग डन सेल बाय सेल. और सेल क्या है, ये छोटे छोटे पोर्शन है जिसमें हमने उस पूरे लैंड एरिया को डिवाइड कर दिया है. मतलब ऐसे नहीं होता कि आप एक साथ पूरे लैंड में उसको डिस्पोज कर देंगे. उस लैंड को पहले स्मॉल पोर्शन में डिवाइड किया जाता है विच इज कॉल्ड एज सेल्स, और फिर उसको सेल बाय सेल फिल किया जाता है. सो दिस वॉज द फर्स्ट मेथड, दैट वॉज सैनिटरी लैंड फिलिंग मेथड. नाउ टॉकिंग अबाउट इन इंडिया, दिस इज द मोस्ट मेथड. मतलब 85% इसी मेथड को प्रेफर किया जाता है. एंड इनिशियली जब पॉपुलेशन वाला प्रॉब्लम नहीं था, कि इनिशियली जब बहुत ओल्डर टाइम्स में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा नहीं थी और लैंड अवेलेबिलिटी इनफ थी, तो उस टाइम पे तो बहुत ईजी था सीधे जाके लैंड में डिस्पोज कर देना. बट नाउ डेज इट इज़ बीइंग अ मेजर प्रॉब्लम, बिकॉज क्या है कि पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग विद अ वेरी वाइड रेंज, और जो लैंड अवेलेबिलिटी है उस वजह से बहुत डिक्रीज होती जा रही है. तो इस तरीके से सैनिटरी लैंड फिलिंग से वेस्ट को डिकम्पोज करना, डिस्पोज करना इज बीइंग टफ नाउ डेज. Now talking about the second method, which is the disposal of MSW refuse by shredding and pulverization. तो बेसिकली इस मेथड में हम क्या करते हैं, जो सीवेज होता है उसके वॉल्यूम को हम बहुत कम कर देते हैं. कैसे, या तो उसको श्रेड करके या पल्वराइज करके. मतलब दोनों मेथड्स में क्या होता है, इसके वॉल्यूम का रिडक्शन होता है, लेकिन जो इनका वर्किंग एक्शन है वो डिफरेंट है. सो द साइज एंड वॉल्यूम रिडक्शन ऑफ म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट इज अकम्प्लिश्ड बाय द फिजिकल प्रोसेस ऑफ शेडिंग एंड पल्वराइजेशन, राइट. तो इसमें जस्ट हम क्या करते हैं, उसका जो वॉल्यूम है उसको हम क्या कर देते हैं, पहले कम कर देते हैं, एंड देन उसको इस तरीके से या तो उसको हम कहीं पे डिस्पोज कर देते हैं ट्रेंचेस में, यानी गड्ढों में बड़े बड़े, या फिर उसको हम कहीं डाइजेस्टर्स में उसको डाइजेस्ट कर देते हैं. तो बेसिकली क्या होता है, शेडिंग होता है. शेडिंग रिफर्स टू द एक्शन ऑफ कटिंग एंड टीयरिंग. या तो मतलब सीवेज को अगर या कट या टीयर कर देंगे तो दैट विल बी शेडिंग. एंड वेयर एज पल्वराइजेशन रिफर्स टू द एक्शन ऑफ क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग. पल्वराइजेशन मतलब उसको पाउडरी फॉर्म में कन्वर्ट कर देना. शेडिंग तो हुआ. कटिंग टीयरिंग मतलब जैसे किसी चीज को फाड़ देना, मतलब आप जैसे एक बड़े पेज को पीस को फाड़ देते हैं, वो छोटे टुकड़ों में बट जाता है, दैट इज बीइंग कटिंग एंड टीयरिंग, दैट मीन्स शेडिंग. पल्वराइजेशन मतलब अगर आप उसको मिक्सी में ग्राइंड कर देंगे तो क्या होता है, पाउडरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा. सो बेसिकली इस वाले मेथड में क्या होता है कि इसी तरीके से सीवेज को छोटे पीसेस में कन्वर्ट किया जाता है. तो इस वजह से क्या होता है, यू कैन सी हियर, शेडिंग एंड पल्वराइजेशन में हेल्प इन रिड्यूसिंग द ओवरऑल वॉल्यूम ऑफ द ओरिजिनल सॉलिड वेस्ट बाय एज मच एज 40%. तो क्या होता है कि जब उसका इतना लार्ज वॉल्यूम है तो उसका डिस्पोजल हमें टफ हो जाता है. तो इसलिए उसको डिस्पोजल से पहले हम क्या कर सकते हैं, उसको पल्वराइज एंड शेड कर सकते हैं, जिससे कि उसका रिड्यूस जो वॉल्यूम हो जाएगा लगभग नियरली हाफ हो जाएगा. आप देख रहे हो 40% तक रिड्यूस हो रहा है, तो ऑलमोस्ट ये हाफ है, राइट. तो नाउ क्या होगा, इट इज देयरफॉर फर्दर डिस्पोज बाय फिलिंग इन द ट्रेंचेस और इज डाइजेस्टेड इन ओपन विंडोज और क्लोज डाइजेस्टर्स, यार, राइट. तो क्या होगा, या तो अब हम उसको, जब उसका वॉल्यूम अब छोटा कम हो चुका है, तो अब हम उसको इजीली या तो ट्रेंच में, यानी जो बड़े बड़े गड्ढे होते हैं उसमें डिस्पोज कर देते हैं, या फिर हम उसे डाइजेस्टर्स में, डाइजेस्टर आपके डिवाइस होते हैं जिसमें कि सीवेज डाइजेस्ट होता है, सॉलिड वेस्ट, वहां पे उसको डाइजेस्ट कर देते हैं, राइट. तो ये था आपका सेकेंड मेथड, दैट इज बाय शेडिंग एंड पल्वराइजेशन. The third method of disposal of municipal solid waste is by composting. Composting के बारे में आपने सुना भी होगा, that it is just a method of biological method of decomposition solid waste. This decomposition can be either aerobic or under anaerobic conditions. The final end product is a manure called the compost or the humus, which is in great demand in European countries as fertilizer for farms. तो basically composting, जैसे कि आपने सुना भी होगा कि as जो आपने देखा है कि जो हमारा basically kitchen waste होता है, जैसे कि vegetable peelings and all,
अगर हम इसको क्या कर दें, किसी एक जगह पे सिंपली डिस्पोज कर दें कुछ टाइम के लिए, तो आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम इसका नेचुरल डिकम्पोजिशन होता जाएगा, एंड एट लास्ट जो एंड प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होता है, ह्यूमस। ह्यूमस जिसे कि आप हिंदी में क्या कहते हैं, खाद यानी फर्टिलाइजर या फिर मैन्योर, राइट, ये सब इसके सिनोनिमस नेम है। तो बेसिकली इस वाले प्रोसेस में यही होता है कि सारा वेस्ट कलेक्ट किया जाता है, एंड देन इट इज बीइंग डंप्ड एट अ प्लेस वेयर इट इज बीइंग अलाउड टू गेट डिकम्पोज। ना हम उसको कवर करते हैं किसी चीज से, ना एनीथिंग, इट इज जस्ट बीइंग लेफ्ट आउट in order to give it time to get decomposed. Now when it will get decomposed after some time, क्या होगा, जो इसका end product form होगा वो होता है manure, जिसको कि हम fertilizer भी कहते हैं। और बहुत सी कंट्रीज में, जैसे कि यूरोपियन कंट्रीज में, यहाँ पे इसकी बहुत ग्रेट डिमांड होती है बिकॉज इट एक्ट्स एज अ फर्टिलाइजर फॉर फार्म्स। तो बेसिकली इस वाले मेथड में जो एंड प्रोडक्ट है दैट इज ऑफ यूज टू अस, राइट। तो कंपोस्टिंग जो होती है वो दो तरीके से हो सकती है, इधर इट कैन बी एरोबिक प्रोसेस। एरोबिक कब होगी, जब उसमें ऑक्सीजन का रेगुलर सप्लाई होगा और एरोबिक बैक्टीरिया वर्क करेंगे। तो क्योंकि एरोबिक प्रोसेस में क्या करेंगे, इसमें रेगुलर पाइलिंग अप ऑफ रिफ्यूज एंड इट्स रेगुलर टर्निंग ईदर मैनुअली और बाय मैकेनिकल डिवाइस सो एज टू एंश्योर sufficient supply of air and oxygen during its decomposition by bacteria, राइट, इज रिक्वायर्ड। तो बेसिकली क्या होता है, अगर आप एरोबिकली उसका डिकम्पोजिशन करा रहे हैं तो आप उसको जस्ट लेफ्ट आउट नहीं रख सकते, आपको टाइम टू टाइम उसको क्या करते रहना पड़ेगा, रोटेट करना पड़ेगा, राइट। अगर आप उसको रोटेट करेंगे तो उसमें रेगुलर सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन होगा, राइट। तो जब रेगुलर सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन होगा तो जो एरोबिक बैक्टीरिया दे विल फ्लरिश एंड दे विल डू इट्स डिकम्पोजिशन। तो इस वाले मेथड में, एरोबिक वाले मेथड में, रेगुलर पाइलिंग अप ऑफ, पाइलिंग अप मतलब उसको बार बार टर्न करते रहना, उसको उसके सरफेस को चेंज करते रहना इज रिक्वायर्ड सो एज टू ensure sufficient supply of oxygen. Whereas जो आपका anaerobic वाला decomposition है उसमें we just don't need any piling up, उसको simply आप simply सीवेज को dispose करके रख सकते हैं and उसमें anaerobic decomposition prevail होगा, right? Now as I told you that it is being done by two methods, that is aerobic and anaerobic. तो basically इंडिया में जो methods हैं वो दो methods हैं. The first one is Indore process and the another one is Bangalore process. Indore process जो है आपका, this is an example of aerobic decomposition. यहाँ पे हम aerobically उसको डिकम्पोज कराते हैं और यहाँ पे हम बैंगलोर प्रोसेस में एनारोबिकली हम डिकम्पोज कराते हैं, राइट। तो बेसिकली इंदौर मेथड ऑफ कंपोस्टिंग में क्या होगा, या तो हम मैनुअल टर्निंग करते हैं रिफ्यूज की, राइट, uses manual turning of piled up mass for its decomposition under aerobic condition. तो बेसिकली इसमें मैनुअल टर्निंग ही यूज होती है, मतलब हम क्या करते हैं मैनुअली उसको, या तो हम क्या कर सकते हैं विंडरो जो कि एक लॉन्ग माउंट स्टैक होता है उसके थ्रू हम इसको क्या कर सकते हैं, उसको हम कंटिन्यूसली रोटेट कर सकते हैं, राइट। और जब रोटेट करेंगे तो इस वजह से क्या होगा, वो उसमें सफिशिएंट ऑक्सीजन का सप्लाई होगा। बेसिकली इसमें जब हम लेयर्स ऑफ वेजिटेबल वेस्ट एंड नाइट सॉइल जब पाइल अप करते हैं तो जो डेप्थ होती है दैट इज 7.5 to 10 सेंटीमीटर ईच, राइट। तो इतनी इतनी डेप्थ में हम इसको डाल के उसको रेगुलरली क्या करते रहते हैं, पाइल अप करते रहते हैं। और जब पाइल अप करेंगे तो आफ्टर सम टाइम क्या होगा, उसका जो डिकम्पोजिशन है वो शुरू हो जाएगा एंड दिस डिकम्पोजिशन कंप्लीट होता है आपका लगभग 8 वीक्स में, राइट। तो 8 वीक्स में क्या होता है, डिकम्पोजिशन कंप्लीट हो जाता है और हमें जो हमारा एंड प्रोडक्ट है दैट इज फर्टिलाइजर वो हमको मिल जाता है। नेक्स्ट इज द बैंगलोर मेथड ऑफ कंपोस्टिंग। एज ये मैंने आपको क्या बताया, इट इज एन एग्जांपल ऑफ एनारोबिक प्रोसेस। तो इसमें क्या होता है, हम जस्ट सिंपली, इसमें इट डज नॉट इन्वॉल्व एनी टर्निंग और हैंडलिंग ऑफ द मास। तो क्योंकि इसमें हमें एक बार सीवेज को हमने डिस्पोज कर दिया सॉलिड्स को, उसके बाद हमें उसकी रेगुलर टर्निंग नहीं करनी इस मेथड में, तो इसीलिए ये वाला जो मेथड है इट इज क्लीनर एज कम्पेयर टू द इंडोर मेथड, बिकॉज इंडोर मेथड में आपको रेगुलरली उसकी क्या करनी है, पाइलिंग अप करनी है, उसको बार बार रोटेट करते रहना है, राइट। तो उसमें क्या इन्वॉल्व होगा, आपको बार बार उस सीवेज को टच करना होगा, राइट। तो बेसिकली इस वाले मेथड में ये सब नहीं है, इसलिए इट इज मोर क्लीनर एंड देयरफॉर इट इज वाइडली अडॉप्टेड बाय द म्युनिसिपल अथॉरिटीज थ्रू आउट इंडिया। तो जहाँ पे भी कंपोस्टिंग वाला मेथड यूज होता है वहाँ पे जनरली बैंगलोर वाला मेथड यूज करते हैं, मतलब हम उसको एनारोबिकली ही डिकम्पोज कराते हैं। तो बेसिकली इसमें हम क्या कर देंगे, उस सारे सीवेज को डंप कर देंगे, राइट। फिर जब हम उसको डंप कर देंगे किसी प्लेस पे तो 2-3 डेज के अंदर ही क्या हो जाएगा, बायोलॉजिकल एक्शन स्टार्ट हो जाएगा। जब ये बायोलॉजिकल एक्शन स्टार्ट होगा, मतलब ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज होने लग जाएगा, तो एक लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व होगी, राइट। ये हीट क्या कर देगी, उस सीवेज जो भी मास पड़ा हुआ है सीवेज का, सॉलिड्स का, उसके टेम्परेचर को बढ़ा देगी। तो जो टेम्परेचर बढ़ेगा इस वजह से जो ब्रीडिंग ऑफ फ्लाइज है, ब्रीडिंग ऑफ फ्लाइज मतलब आपने देखा होगा बेसिकली फ्लाई जो है वो
सीवेज के ओर पर एक्यूमुलेट हो जाते हैं, बट यहाँ पे क्योंकि डिकम्पोशन, एनारोबिक डिकम्पोशन की वजह से लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व होगी, तो इस वजह से इस पे फ्लाइज भी ब्रीड नहीं कर पाएंगी। और ये जो प्रोसेस है इन अबाउट 4 to 5 months ये कंप्लीट हो जाएगा, एंड देन इट विल प्रोड्यूस जो भी सीवेज सॉलिड हमारा रिफ्यूज, दैट विल चेंज इनटू अ ब्राउन कलर्ड ओडरलेस इनर्शियस पाउडरी मास विच इज कॉल्ड एज ह्यूमस। तो ये एट लास्ट ह्यूमस में कन्वर्ट हो जाएगा इन ए पीरियड ऑफ 4 to 5 months। सो ये था आपका बैंगलोर मेथड ऑफ कंपोस्टिंग। तो इस तरीके से कंपोस्टिंग दो तरीके से होती है, राइट, एरोबिकली या एनेरोबिकली। ना मैंने आपको एक और चीज बताई कि कंपोस्टिंग विच ऑल्सो इंक्लूड्स वर्मी कंपोस्टिंग। तो वर्मी कंपोस्टिंग भी आपने आई थिंक ज्यादातर सुनी होगी कि वर्मी कंपोस्टिंग में सिंपली क्या होता है, हम जैसे कि हमने कंपोस्टिंग में सिंपली रिफ्यूज को डंप कर दिया, उसमें कुछ ऐड नहीं किया। वर्मी कंपोस्टिंग में बस हम उसमें क्या ऐड कर देते हैं, अर्थ फॉर्म्स। तो अर्थ फॉर्म क्या करते हैं, ये जो डिकम्पोजिशन का प्रोसेस है उसको जल्दी कर देते हैं। दीज अर्थ फॉर्म डू हेल्प इन क्विकर डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। तो जस्ट वर्मी कंपोस्टिंग में कुछ नहीं होता, जस्ट जो कंपोस्टिंग का प्रोसेस है उसमें हम बस कल्चर्ड अर्थ फॉर्म को ऐड कर देते हैं, जो कि डिकम्पोजिशन के रेट को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। सो इट इज सिमिलर एज कंपोस्टिंग। जो नेक्स्ट मेथड है दैट इज ऑफ द डिस्पोजल ऑफ एमएसडब्ल्यू बाय इंसिनरेशन एंड थर्मल पायरोलिसिस। सो ये जो नाम दो दो हैं लेकिन इनमें जो एक्शन होता है वो सेम, मतलब इसमें बेसिकली क्या करा जाता है, जो सॉलिड्स हैं, जो रिफ्यूज है, उसको बर्न किया जाता है एट अ वेरी हाई टेम्परेचर, राइट। तो उसको बर्न करके हम इस तरीके से डिस्पोज करते हैं। तो इंसिनरेशन में क्या होता है, जब हम इसे बर्न करते हैं तो हम जो जो हमारा सप्लाई होता है ऑक्सीजन का, वो अच्छा सप्लाई, एट अ वेरी गुड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। और थर्मल पायरोलिसिस होता है कि इन अ लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, मतलब दोनों में हम उसको हाई टेम्परेचर पे बर्न कर रहे हैं, डिकम्पोज कर रहे हैं। बस इंसिनरेशन में है जो वो सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एक कंसिडरेबल अमाउंट में होगा, और बट थर्मल पायरोलिसिस में जो सप्लाई होगा दैट विल बी इन अ मतलब लिमिटेड सप्लाई, बस ये डिफरेंस है। नाउ क्या होगा, बर्निंग ऑफ रिफ्यूज एट हाई टेम्परेचर इन फर्नेसेस called incinerator is quite a sanitary method of refuse disposal and is widely adopted in developed countries like USA, where the collected refuse is of high calorific value and is quite suitable to burning। तो बेसिकली ये वाला जो मेथड है इसमें हम उसको हाई टेम्परेचर में, एक इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिन्हें इंसिनरेटर कहते हैं, वहां पे हाई टेम्परेचर में हम बर्न करते हैं सॉलिड्स को, रिफ्यूज को, और उसको इस तरीके से डिकम्पोज कराते हैं। ये वाला मेथड मोस्टली ऐसी कंट्रीज में, जैसे कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं जैसे कि यूएसए, वहां पे फॉलो होता है, क्योंकि वहां पे ये जो कलेक्टेड रिफ्यूज है इसकी जो होती है कैलोरीफिक वैल्यू बहुत हाई होती है, दैट इज वाई उसका जो बर्निंग होती है वो बहुत ज्यादा इजीली हो जाती है। तो बेसिकली ऐसी प्लेसेस में इसे फॉलो किया जाता है। एंड ऑल्सो अगर हम इस मेथड को देखें, सो इट इज क्वाइट कॉस्टली एज कम्पेयर टू द अदर मेथड्स विच वी हैव स्टडीड टिल नाउ। तो सारे मेथड्स के कंपैरिजन में ये कॉस्टली भी होता है, दैट इज वाई ये आपका डेवलप कंट्रीज में फॉलो होता है, जहां पे कि बर्निंग ऑफ जो रिफ्यूज है that is easy because of its high calorific value। So this was the fourth method, right? This is generally not followed here in India। And the last one is the barging into the sea। So disposal of MSW by barging into the sea। barging into the sea से आप समझ रहे होंगे, मतलब कि simply सारे रिफ्यूज को क्या करना है, कलेक्ट करके उसको कहाँ हम डाल सकते हैं, सी बॉडी में, वाटर बॉडी में हम डाल सकते हैं, राइट। तो ये लास्ट मेथड होता है डंपिंग इनटू द सी। बट बेसिकली ये वाला मेथड अब ऑब्सोलेट हो चुका है, बिकॉज जनरली नाउ वी आर मोर कंसर्न विद द पॉल्यूशन ऑफ वाटर बॉडी, सो दैट इज वाई दिस हैज बीन बिकेम ऑब्सोलेट नाउ डेज। सो जस्ट इस पे बारे में आपको ज्यादा नहीं, बस ये है कि इसमें हम सिंपली उसको क्या कर देते हैं, मेथड हैज बीन यूज्ड इन पास्ट टू डिस्पोज ऑफ द रिफ्यूज बाय थ्रोइंग इट इनटू द सी after carrying it reasonable distance from the coast, right। So these were basically the 5 methods, that were the sanitary land filling, then the another one was your composting, and then there was shedding and pulverization, then there was your what was pyrolysis and incineration, and last one barging into the sea। तो ये थे आपके 5 methods। आई होप ये पांचों आपको क्लियर है। इन पांचों में से the most method which is being followed in India is sanitary land filling, right। तो ये these were the 5 methods which are used to decompose the municipal solid waste। I hope all the 5 methods are clear to you। If there is any doubt you may ask me। Thank you।